हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो स्टेटस एंड रोल से संबंधित हैं। तो इससे पहले ज़रूरी सूचना यह है कि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 9 AM और 9 PM पर लाइव पिच करवाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो पहले परिस्थिति तथा भूमिका का सर्वप्रथम समाजशास्त्री विश्लेषण का श्रेय जो दिया जाता है वह राल्फ लिंटन को 1963 में इन्होंने परिस्थिति एवं भूमिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। लिंटन के अनुसार परिस्थिति व्यक्ति की सामाजिक व्यवस्था में एक स्थिति होती है जिससे व्यक्ति की क्या होती है, पहचान होती है। जैसे स्त्री, पुरुष, पिता, ऑफिसर, मजदूर आदि क्या है, व्यक्ति की पहचान के रूप में, एक परिस्थिति के रूप में कार्य करते हैं। आगे लिंटन के अनुसार समाज में सभी व्यक्तियों की कम से कम एक परिस्थिति अवश्य होती है, परंतु मर्टन इससे सहमत नहीं थे। मर्टन के अनुसार था कि समाज में किसी एक व्यक्ति की एक से अधिक परिस्थितियां होती हैं जो उसे जन्म के साथ मिलती हैं। तो लिंटन जहां मानते हैं कि सभी व्यक्तियों की कम से कम एक परिस्थिति होती है, वहीं इसका खंडन करते हुए मर्टन कहते हैं कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति का एक से अधिक परिस्थिति होती है। जैसे वह व्यक्ति किसी का भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, पिता हो सकता है, पुत्र हो सकता है, स्त्री हो सकता है, पुरुष हो सकता है, गोरा हो सकता है, काला हो सकता है। तो ये सब क्या है, व्यक्ति की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। मर्टन ने जो है परिस्थिति संकुल या स्टेटस सेट की बात कही है। सर्वाधिक पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट, या तो इसका उदाहरण देकर पूछा जाता है या तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो प्रगतिशील के गतिशील पक्ष को, डायनेमिक एस्पेक्ट को भूमिका कहते हैं, और समाज में व्यक्ति का जो भी प्रदान करती हैं उसके साथ भूमिका का जुड़ा होना आवश्यक होता है। तो अगला पॉइंट क्या है कि प्रत्येक परिस्थिति का एक गतिशील पहलू होता है जिसे भूमिका कहा जाता है। और लिंटन की एक डिफिनेशन भी है कि परिस्थिति के गतिशील पहलू को हम भूमिका भी कहते हैं, तो ये पूछा जाता है एग्जाम में। और उसके साथ भूमिका का जुड़ा होना जो है स्वाभाविक है, अर्थात दोनों जहाँ परिस्थिति होगी वहाँ पर भूमिका जरूर होगी। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। राल्फ लिंटन ने दो प्रकार के परिस्थिति की चर्चा की है। पहला प्रदत्त या एस्क्राइब्ड स्टेटस। एस्क्राइब्ड स्टेटस वह होता है जो परिस्थिति को व्यक्ति को जन्म के साथ समाज द्वारा बिना कोई प्रयास किए मिलता है। जैसे प्रजाति, लिंग अर्थात किस प्रजाति में पैदा हुआ, किस जाति में पैदा हुआ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, फलाने का। उसके बाद लिंग, पुरुष या स्त्री लिंग अपने हिसाब से व्यक्ति चयन नहीं कर सकता है। गोत्र, धर्म आदि जो है व्यक्ति को समाज द्वारा दिया जाता है। यह जो है प्रदत्त परिस्थिति कहलाता है। इसके बाद इन्होंने अर्जित परिस्थिति की बात की है। तो अचीव्ड स्टेटस, तो यह वह परिस्थिति होती है जो व्यक्ति स्वयं की क्षमता अर्थात प्रयास से प्राप्त करता है, उसे अर्जित परिस्थिति कहते हैं। जैसे विद्यार्थी, ऑफिसर, मुख्यमंत्री, पति पत्नी, माता पिता आदि जो है इसके लिए अचीवमेंट करना पड़ता है, अर्थात पति पत्नी अर्थात पति को विवाह करेंगे, विवाह से अचीवमेंट मिलता है तो पत्नी बनती है। तो इस तरह की जो है परिस्थितियाँ जो है अर्जित परिस्थितियाँ कहलाती हैं। तो यहाँ जितने भी पॉइंट दिए हुए हैं सब महत्वपूर्ण हैं। परिस्थिति तथा भूमिका के कुछ विशेषताएं। परिस्थिति समाज में व्यक्ति की स्थिति होती है। परिस्थिति उच्च या निम्न नहीं होती है। भूमिका परिस्थिति का गतिशील पहलू है। परिस्थिति तथा भूमिका अंतर संबंधित होते हैं परंतु एक नहीं है, अर्थात परिस्थिति भूमिका को एक नहीं कर सकते, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं अर्थात पूरक होते हैं। प्रत्येक परिस्थिति की एक या एक से अधिक भूमिकाएं होती हैं और किसी भूमिका का निर्वहन बिना परिस्थिति के नहीं हो सकता है। मतलब न तो अकेले भूमिका का अस्तित्व होगा, न अकेले परिस्थिति का अस्तित्व होगा। जहाँ होगा दोनों का साथ में सह अस्तित्व होगा। परिस्थितियाँ तथा भूमिकाएं स्थिर अवधारणाएं हैं नहीं है और ये परिवर्तित होती हैं, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की जो है परिस्थिति जो है बदलती रहती हैं और परिस्थिति के बदलने के साथ साथ भूमिकाओं में भी परिवर्तन होता है। खास करके
अर्जित परिस्थितियों में। यहाँ प्रदत्त परिस्थिति की बात नहीं होगी, यहाँ अर्जित परिस्थिति की होगी, क्योंकि अर्जित परिस्थिति गतिशील होता है। कोई व्यक्ति विद्यार्थी होता है, विद्यार्थी के बाद जॉब करता है, अधिकारी बनता है, मतलब उसका स्टेटस जो है हमेशा बढ़ता रहता है, उसी के साथ उसकी भूमिकाओं में भी परिवर्तन होता रहता है। देखिए, अन्य जो है महत्वपूर्ण परिस्थिति एवं भूमिका से संबंधित अवधारणाएं इस प्रकार हैं। परिस्थिति संकुल या प्रतिमान कह सकते हैं। तो स्टेटस सेट, तो स्टेटस सेट की अवधारणा जिन्होंने दी है वह आर.के. मार्टन है। जब कई परिस्थितियां व्यक्ति के जन्म के साथ प्राप्त एवं प्रयासों से अर्जित करता है, तब दोनों परिस्थितियों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो उसे परिस्थिति संकुल होते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक्स है, वह किसी का पिता है, किसी का पुत्र है, किसी का भाई है, डॉक्टर है, समाज सेवी है, तो इन सभी परिस्थितियों को मिलाकर जब हम देखेंगे तो उसे परिस्थिति संकुल कहेंगे। अगला है बहुल भूमिका, मल्टीपल रोल। यह अवधारणा जो है मल्टीपल रोल की बात भी आर.के. मार्टन करते हैं। तो जब कई परिस्थितियों से संबंधित कई भूमिकाओं का निर्वहन करता है तो व्यक्ति की भूमिकाओं के योग को भूमिका बहुल कहते हैं। जैसे मल्टीपल रोल, जब व्यक्ति पिता है तो पिता का रोल अपनाएगा, पुत्र है तो पुत्र का रोल अपनाएगा। तो जिस तरह से परिस्थितियां अलग अलग होती हैं तो उनसे जुड़ी हुई भूमिकाएं भी अलग अलग होती हैं। तो उन भूमिकाओं को जब एक साथ मिलाकर देखते हैं तो उसे मल्टीपल रोल कहते हैं या भूमिका बहुल कहते हैं। अगला है भूमिका संकुल। तो वहाँ पे एक चीज़ याद रखने वाला है कि अलग अलग परिस्थितियों के भूमिकाओं को मिलाकर हम बहुल भूमिका या कहते हैं, और जब भूमिका संकुल की बात होगी तो वहाँ पर व्यक्ति की जो है यह बहुल भूमिका से अलग होता है। जब कोई व्यक्ति की एक ही परिस्थिति से जुड़ी अलग अलग लोगों के साथ भूमिकाओं का निर्वहन करता है तो उसे हम भूमिका संकुल कहते हैं। भूमिका संकुल में जैसे यहाँ पे उदाहरण के तौर पर दिया है डॉक्टर है, तो डॉक्टर का नर्स के साथ कुछ भूमिकाएं होती हैं, कुछ भूमिकाएं मरीज के साथ होती हैं, कुछ मेडिकल स्टाफ के साथ होती हैं, कुछ भूमिकाएं मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ होती है। तो इस सभी भूमिकाओं को मिलाकर डॉक्टर के साथ जुड़ी हुई भूमिकाएं हैं उसे भूमिका संकुल कहते हैं। अगला है भूमिका संघर्ष या रोल कॉन्फ्लिक्ट। तो रोल कॉन्फ्लिक्ट की बात भी आर.के. मार्टन करते हैं। कहते हैं जब किसी व्यक्ति की दो भूमिकाएं परस्पर विरोधाभासी अपेक्षाएं करने लगती हैं तो भूमिका संघर्ष होता है या कहते हैं हम। जैसे जज पिता है, उसके सामने उसका जो है बेटा है वह चोर है को पेश जब किया जाता है तो उसकी भूमिकाओं में द्वंद्व हो जाएगा, अर्थात भूमिका संघर्ष होगा कि वह अपनी पिता की भूमिका का निर्वहन करे या जज की भूमिका का निर्वहन करे। अगली अवधारणा है भूमिका प्रत्याशा या रोल एक्सेप्टेशन। तो प्रत्येक भूमिका से जुड़ी कुछ अपेक्षाएं होती हैं जो औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से बताई जाती हैं। जैसे पिता की भूमिका में बेटे का ध्यान देने की अपेक्षा की जाती है, तो एक अधिकारी की भूमिका यह अपेक्षा की जाती है कि वह नियमों और कार्यों का सही से पालन करे या करवाए। अगला है भूमिका व्यवहार, रोल बिहेवियर। तो प्रत्येक भूमिका के निर्वहन के लिए समाज के विशेष व्यवहार निर्धारित होते हैं, उसी के अनुरूप व्यवहार किया जाना चाहिए। इसी व्यवहार को भूमिका व्यवहार कहते हैं। जैसे भारतीय नारियों से जुड़ा भूमिका व्यवहार है सहनशीलता, विनम्र, त्यागी, ममतामयी। तो ये याद होता है कि स्त्रियों में यह गुण देखे जाने चाहिए। समाज यह अपेक्षा करता है कि स्त्रियों में यह गुण होने चाहिए या उसके व्यवहार में यह गुण दिखाई देने चाहिए। तो समाज यह अपेक्षा रखता है कि भारतीय नारी इसके अनुरूप ही कार्य करे। अगला जो है अवधारणा है वह भूमिका ग्रहण या रोल टेकिंग या जीएच मीट से संबंधित है। जब व्यक्ति प्राप्त परिस्थितियों के साथ जुड़ी भूमिकाओं को ग्रहण करके समाज के अनुरूप कार्य करता है या ग्रहण करता है तो उसे भूमिका ग्रहण करते हैं। अर्थात जब व्यक्ति भूमिकाओं को सीखता है कि कैसे हमें उन भूमिकाओं का निर्वहन करना है तो उसे
भूमिका ग्रहण करना कहते हैं। जैसे विद्यार्थी का लगन के साथ पढ़ाई करना एक विद्यार्थी की भूमिका होती है। अगला है भूमिका निर्वहन। तो भूमिका ग्रहण जीएच मीट से संबंधित है और भूमिका निर्वहन रोल प्लेइंग भी जीएच मीट की उदाहरण है। तो जब व्यक्ति भूमिका ग्रहण करने के पश्चात उसी के अनुरूप कार्य करता है तो उसे भूमिका निर्वहन कहेंगे। जैसे विद्यार्थी का लगन के साथ पढ़ाई करके सफलता प्राप्त करना भूमिका निर्वहन होगा। अगली अवधारणा है भूमिका दूरी की, रोल डिस्टेंस। तो रोल डिस्टेंस की बात करते हैं एरविन गॉफमैन। तो जब व्यक्ति भूमिका प्रत्याशा के विपरीत अर्थात समाज जो आशा रखता है उसके विपरीत व्यवहार करने लगता है तो उसे भूमिका दूरी करते हैं। जैसे किसी विद्यार्थी का आवारागर्दी करना, उसकी भूमिका प्रत्याशा क्या है कि व्यक्ति लगन से पढ़ाई करे, बच्चा जा रहा है लेकिन वह अपनी भूमिका पढ़ाई के अलावा अन्य कार्य करता है, आवारागर्दी करता है, घूमता है, तो वह अपनी भूमिका से दूरी बनाने लगता है अर्थात पढ़ाई से दूरी बनाने लगता है, तो उसे रोल डिस्टेंस या भूमिका दूरी कहते हैं। अगला है अभिनय की भूमिका, प्लेइंग एक्ट ए रोल। तो अभिनय की भूमिका की अवधारणा की बात भी कौन करते हैं, जीएच मीट। तो जब समाजीकरण के दौरान बच्चा खेल खेल में बड़ों की भूमिकाओं का अभिनय करके सीखता है तो उसे अभिनय की भूमिका कहते हैं, प्लेइंग एक्ट ए रोल। जैसे बच्चे क्या होते हैं, चोर पुलिस या डॉक्टर मरीज का खेल खेलते हैं तो यह क्या होता है, भूमिका अभिनय या अभिनय की भूमिका कह सकते हैं। अगला है मुख्य परिस्थिति की स्टेटस, टीएच हिलर। तो यह मुख्य परिस्थिति या की स्टेटस जो अवधारणा है वह टीएच हिलर से संबंधित है। जब व्यक्ति किसी भी परिस्थितियों में से जो ऐसी परिस्थिति होती है, जब व्यक्ति की अनेक परिस्थितियाँ होती हैं तो उसमें कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिसे उस व्यक्ति को समाज में अधिक महत्व दे दिया जाता है और उसे परिस्थिति मुख्य परिस्थिति कहते हैं। जैसे राम का पिता जिला अधिकारी है, किसी का पुत्र होगा, किसी का पति होगा, किसी का मित्र होगा, आदि परिस्थितियाँ उस व्यक्ति की होगी, लेकिन समाज में उसे किस अधिकारी जिला अधिकारी के नाम से जाना जाएगा या जिला अधिकारी परिस्थिति के आधार पर जाना जाता है, तो वह व्यक्ति की क्या होगी, जिला अधिकारी उस व्यक्ति की मुख्य परिस्थिति हो जाती है। जैसे आप लोग अगर लेक्चरर बन गए तो आप लोगों को प्रोफेसर के रूप में ही जाना जाएगा, तो वो आपकी जो है की स्टेटस हो जाएगी। अगला है परिस्थिति अनियमितता, स्टेटस इनकॉन्सिस्टेंसी। तो जी लेस्की या ग्लेहार्ड लेस्की की अवधारणा है, जब किसी व्यक्ति को एक परिस्थिति उच्च हो तथा दूसरी परिस्थिति निम्न हो तो उसके निम्न परिस्थिति के आधार पर उसकी योग्यताओं पर सवाल उठाए जाते हों तो वहाँ परिस्थिति अनियमितता होती है। उदाहरण के तौर पर व्यक्ति की परिस्थिति क्या है, उच्च है, क्या है, मान लीजिए यहाँ पे आईएएस दिया है, आईएएस परिस्थिति उच्च है या कोई अधिकारी रख लीजिए तो उच्च है, और उसकी निम्न परिस्थिति क्या है, उसकी जाति अर्थात वह किसी एससी जात या एसटी जात से आता हो या किसी नीची जात से आता हो, तो जो उसको यहाँ सम्मान मिलना चाहिए वह सम्मान नहीं मिलता है, तो यही उसकी जो है मतलब उसे काबिल नहीं समझा जाता इस पद को, तो यही क्या है, परिस्थिति अनियमितता। अगला है परिस्थिति अनुक्रम, स्टेटस सीक्वेंस। जब किसी परिस्थिति को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब उससे जुड़ी परिस्थितियों को प्राप्त करेंगे, इसे प्राप्त करने के लिए परिस्थिति अनुक्रम कहेंगे। जैसे परिस्थिति अनुक्रम क्या होगा कि उसका निर्धारण करने के लिए कुछ नियम कानून होंगे उसे प्राप्त करने के लिए, तो उसी आधार पर, तो जैसे किसी को आईएएस बनना है तो पहले अपना स्कूल शिक्षा ग्रहण करेगा, उसके बाद स्नातक करेगा, उसके बाद वह क्या होगा, योग्य हो जाएगा सिविल परीक्षा में बैठने, उसके बाद सिविल परीक्षा में बैठकर सिविल परीक्षा पास करके आईएएस बनेगा। तो यह एक परिस्थिति के लिए उसका अनुक्रम है कि आपको यह इस आईएएस की परिस्थिति अधिकारी के लिए आपको इन कार्यों को या इन स्टेटस को प्राप्त करना ही पड़ेगा, तो इसे परिस्थिति अनुक्रम कहा गया है। स्टेशन की बात करते हैं किंग्सले डेविस।
तो जब कोई व्यक्ति अपनी परिस्थिति अनुक्रम के उस स्थिति पर पहुंच जाता है जिसके आगे कोई परिस्थिति नहीं होती है, तो यह व्यक्ति की अंतिम परिस्थिति हो को स्टेशन कहते हैं। तो व्यक्ति की अंतिम परिस्थिति को ही स्टेशन कहते हैं। जब उसके बाद उससे आगे बढ़ने का उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जैसे कोई आईएएस है या वह मुख्य सचिव के पद पर पहुंच जाता है। आईएएस के बाद डीएम बनता है, उप सचिव और मुख्य सचिव। तो इस व्यक्ति का जो होगा, मुख्य सचिव के बाद इसके पदोन्नति की बात नहीं होती है, तो यह इसका जो है स्टेशन पॉइंट हो जाता है। इनके अलावा एक उदाहरण हम आपको और दे रहे हैं। कोई व्यक्ति ग्राम प्रधान बनता है, ग्राम प्रधान के बाद विधायक बनता है, विधायक के बाद सांसद बनता है, सांसद बनने के बाद प्रधानमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनने के बाद वह राष्ट्रपति बन जाता है। तो राष्ट्रपति के बाद वह उसके पास कोई ऐसा पद नहीं है उसके क्रम में कि वह आगे, तो राष्ट्रपति पद जो हो जाएगा उसका स्टेशन पॉइंट हो जाएगा। अर्थात व्यक्ति की अंतिम स्थिति जहाँ से उसके पदों में उन्नति होने की संभावना खत्म हो जाती है, तो उसे स्टेशन पॉइंट कहते हैं। अगला है परिस्थिति हताशा, स्टेटस फ्रस्ट्रेशन। अल्बर्ट कोहेन की पुस्तक डेलिक्वेंट बॉयज में यह अवधारणा दी गई है कि जब किसी व्यक्ति के ऐसी परिस्थिति प्राप्त हो जाती है जिसे आगे बढ़ने के मार्ग बंद हो जाते हैं और यह सामाजिक स्तर पर निम्नतम पायदान पर होता है, तो इसके फलस्वरूप इनमें हताशा के भाव उत्पन्न हो जाते हैं तथा वे विचलन या उपसंस्कृति से जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे जो यह अवधारणा है, इसका उदाहरण है जैसे किसी के ऊपर स्टिग्मा, कोहेन की जो एक अवधारणा दी गई है, स्टिग्मा, चोर का लेबल होने लग जाता है, तो उससे क्या होता है, अन्य कार्य नहीं मिलते हैं कार्य करने के लिए, जैसे कोई अच्छी जॉब नहीं मिलती है और समाज में उस हिसाब से उसको इज्जत नहीं मिलती, तो वो क्या करता है, उपसंस्कृति अर्थात विचलित व्यवहार जैसे चोरी, डकैती, मर्डर, मतलब आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो जाता है, हताश होकर कि अब पॉजिटिव कार्य करने को कोई मिल नहीं रहा, सब उसको अपमानित कर रहे हैं, तो क्या करेगा, वह उपसंस्कृति में जुड़ जाएगा और अपराध करने लगता है। अगला है भूमिका तनाव, रोल स्ट्रेस। तो जब किसी व्यक्ति की कोई भूमिका उसकी क्षमताओं से अधिक अपेक्षाएं करने लगती हैं तो उसे पूरा करना कठिन हो जाए, तो उसे भूमिका तनाव कहते हैं। तो किसी गरीब पिता से अत्यधिक दहेज की मांग करना क्या होता है, उस पिता के लिए उसकी भूमिका का निर्वहन में बाधा होने लगती है, अर्थात उससे शादी करने में समस्या प्राप्त होने लगती है, तो इस कारण उसके पास क्या होती है, भूमिका का तनाव, मतलब बेटी का जो विवाह करने की भूमिका होती है पिता की, उस भूमिका को निभाने में उस व्यक्ति को काफ़ी तनाव का सामना करना पड़ता है। आगे रुग्ण भूमिका या सिक रोल, तो यह भी बहुत पूछा जाता है, तो इसका जो प्रयोग किया है पार्सन्स और एडरसन करते हैं। जब किसी व्यक्ति को ऐसी भूमिका सौंपा जाता है जिसका वह वास्तविक हकदार नहीं होता है, लेकिन उसकी शारीरिक मानसिक रोग या अस्वस्थता के कारण दी जाती है, जिसके स्वरूप वह उस भूमिका को निर्वहन करने में सक्षम नहीं होता है, तो उसे रुग्ण भूमिका कहते हैं। तो यहाँ पे सैनिक का युद्ध में विकलांग हो जाने के कारण उसे कैप्टन इंचार्ज बना देना उदाहरण दिया गया है। इसके अलावा तमाम तरह के ऐसे समाज में होती हैं कि व्यक्ति उस पद या भूमिका के लिए काबिल नहीं होता है, लेकिन उसे वह पद उसकी जैसे आरक्षण जैसी व्यवस्थाओं से या विकलांगता जैसी अवस्थाओं के कारण उस व्यक्ति को वह पद प्राप्त हो जाता है, और उस व्यक्ति में क्या होता है कि व्यक्ति रोगी होता है, उस पद के काबिल नहीं होता है, तो इसलिए इसका नाम क्या कर दिया गया, रुग्ण भूमिका। आगे भूमिका विकलांगता, रोल हैंडीकैप्ड। तो रोल हैंडीकैप्ड जो है किर्क द्वारा दी गई है, एच.डी. किर्क। तो जब कोई व्यक्ति किसी नई परिस्थिति को प्राप्त तो करता है लेकिन उसकी भूमिका अपेक्षाओं को समझ नहीं पाता है और समझने में समय लगाता है, तो उस अवस्था को भूमिका विकलांगता कहते हैं। जब किसी सिपाही को एसपी बना दिया जाए
तो वह उस भूमिका को समझने का जो है कुछ समय लेगा, तो उसी को क्या होगा कि तत्काल में उस भूमिका को निभा नहीं सकता है, समय लेने लगता है, तो उसे भूमिका विकलांगता कहते हैं। अगला है प्रति भूमिका, काउंटरेरियल रोल। जब किसी व्यक्ति दो भूमिका आपस में विरोधी होती हैं तो उसे प्रतिभूमिका कहते हैं। उसकी एक भूमिका सम्मान दिलाती है तो दूसरी भूमिका अपमान दिलाती है, तो इसे प्रतिभूमिका या एक दूसरे के अपोजिट भूमिकाओं में कोई व्यक्ति कार्य करने लगता है तो उसे भूमिका अपमान भूमिका प्रतिभूमिका या काउंटरल रोल कहते हैं। जैसे किसी चोर का चोरी करके दान कर देना, तो दान वाली जो उसकी भूमिका है वह उसको सम्मान दिलाएगी, लेकिन चोरी वाली जो भूमिका है उसको अपमान दिलाती है। इसी के समय आज जैसे वाइट कॉलर क्राइम अर्थात श्वेत बसन अपराध, तो एक तरफ तो व्यक्ति अपना समाज में अच्छी परिस्थिति या स्टेटस दिखाता है और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार करके समाज में जो है नुकसान पहुंचा रहा है, तो समाज उसको क्या करती है, अपमानित या निंदित नज़रिए से देखती है, तो उसे प्रतिभूमिका कहेंगे। भर्ती की भूमिका, रिक्रूटमेंट रोल। तो भर्ती की भूमिका की बात करते हैं। गवर्नमेंट, तो किसी व्यक्ति को किसी भूमिका के लिए नियुक्त किया जाता है तो उसे भर्ती की भूमिका कहते हैं। जैसे पंचायत मुखिया, शादी में बिचौलिया आदि जो है भर्ती भूमिका की उदाहरण है। अगली अवधारणा जो है भूमिका चमकीकरण, रोल क्रिस्टलाइजेशन, तो यह भी जिलेस्की की है अवधारणा। जब कोई व्यक्ति किसी भूमिका को इतनी दक्षता से निभाता है, जब कोई व्यक्ति किसी भूमिका को इतनी दक्षता से निभाता है कि उसे उस भूमिका के लिए आदर्श माना जाता है, तो वह भूमिका का चमकीकरण होता है। जैसे राजा हो तो अकबर जैसा, पत्नी हो तो सीता जैसी, क्रिकेटर हो तो सचिन तेंदुलकर जैसा। तो इस तरह की जो भूमिकाएं होती हैं वह भूमिका चमकीकरण कहलाती हैं। जैसे किसी भूमिका, प्रत्येक भूमिकाओं का रोल मॉडल जो होता है उसे भूमिका चमकीकरण के रूप में देखते हैं। परिस्थिति झटका, रोल शॉक। एल्विन टॉफलर की पुस्तक फ्यूचर शॉक में इन्होंने बताया है परिस्थिति झटका, जब किसी व्यक्ति को ऐसी परिस्थिति प्राप्त हो जाती है जिसके लिए वह तैयार नहीं होता है, उसे परिस्थिति झटका कहते हैं। जैसे किसी गरीब की लॉटरी लग जाना, नवविवाहित का विधवा हो जाना, तो ये सब मतलब कोई अचानक से कोई घटना या परिस्थिति प्राप्त हो जाना परिस्थिति झटका कहलाती है। तो इसकी बात एल्विन टॉफलर कहते हैं। अगला है पीड़ाकारी परिस्थिति, पेंड स्टेटस। तो पेंड स्टेटस की बात करते हैं। बीर स्टेट, तो वे परिस्थितियां होती हैं जिसे व्यक्ति कभी भी लेना नहीं चाहता, बल्कि ये परिस्थितियां सदैव उसके दुख या व्यथा आदि का कारण होती हैं। जैसे कोई स्त्री का विधवा नहीं होना चाहती है, सुहागन बनना चाहती है, कोई लंगड़ा नहीं होना चाहता, कोई अंधा नहीं होना चाहता, लेकिन क्या होता है, व्यक्ति को चाहता तो नहीं है लेकिन मिल जाता है, तो उसे पीड़ाकारी परिस्थिति कहते हैं, अर्थात व्यक्ति को उससे कष्ट पहुंचता है। अगला अवधारणा है ध्रुवी परिस्थिति, पोलर स्टेटस। तो बीर स्टेट की ये परिस्थितियां होती हैं जो विरोधाभासी होने के बावजूद भी एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। जैसे राजा प्रजा, स्त्री पुरुष, पति पत्नी, ये सबको यहाँ ध्रुवी स्टेटस हैं या पोलर स्टेटस है। तो यह भी काफी पूछा जाता है उदाहरण दे करके एग्जामों में। अगली अवधारणा है कार्यालय। तो स्टेशन और कार्यालय दोनों जो अवधारणाएं हैं वह किंग्सले डेविस से संबंधित है। इनके अलावा एक है जो क्या कहते हैं उसको, भूमिका अनुक्रम या स्टेटस सीक्वेंस की बात भी किंग्सले डेविस करते हैं।
तो जब कोई भूमिका किसी परिस्थिति से न जुड़ी होकर किसी पद या कार्यालय से जुड़ा होता, तो जब व्यक्ति की परिस्थिति न होकर किसी पद या कार्यालय से जुड़ी होती है तो उसे ऑफिस कहते हैं। जैसे राम जिलाधिकारी है, अगर वह आदेश देगा तो कोई यह नहीं कहेगा कि राम का आदेश है, बल्कि यह कहेंगे जिला अधिकारी का आदेश है। इसी तरह स्कूल में कहते हैं कि प्रिंसिपल का आदेश माँ कहते हैं, मतलब वो कार्यालय विशेष से जुड़ा होता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधानाचार्य आदि इसी के कार्यालय के उदाहरण हैं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।